चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए हम लोगों ने आपके नंबर सिस्टम वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। इसमें हम लोगों ने आपके क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स देखा था, है ना। संख्याओं का वर्गीकरण हमने पहली क्लास में देखा था। ठीक है, आज आप लोगों की क्लास नंबर 2 है ना। संख्याओं का वर्गीकरण आपका हो चुका था, यानी कि क्लास 1 आपकी कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, आज हम लोग क्लास 2 में और आगे डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम लोगों ने आपका जो चैप्टर है वो इतने भाग में डिवाइड किया है कि सबसे पहले हम संख्याओं का वर्गीकरण देखेंगे। वर्गीकरण के अंदर हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे प्राकृत संख्याओं पर प्रश्न कैसे बनते हैं, वो आज हम लोग देखेंगे। सम संख्याएं, विषम संख्याएं किन्हें कहते हैं, इन पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, औसत वाले क्वेश्चन, योगफल वाले क्वेश्चन, है ना, वो हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ अभाज्य संख्याओं पर प्रश्न कैसे बनते हैं वो हम लोग देखेंगे। आज की क्लास में सह अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं और उन पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। साथ ही साथ हम लोग अब आगे ये सब करने के बाद, आज के वीडियो में ये सब होगा, उसके बाद विभाजिता के नियम हम लोग सीखेंगे। ठीक है, 119 का नियम क्या है ना, 37 से कोई संख्या कब डिवाइड होती है, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे विभाजिता के नियम में। फिर इकाई अंक आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो हम लोग सीखेंगे। शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, शून्य की संख्या ज्ञात करना, ये हम लोग देखेंगे। भाज्य भाजफल पर आधारित प्रश्न वो हम लोग करेंगे। व्युत्क्रम पर आधारित प्रश्न और फिर विविध प्रश्न हम लोग करेंगे। ऐसे करके नंबर सिस्टम संख्या पद्धति वाला जो चैप्टर है वो हम लोग आपका बेसिक से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और एडवांस क्वेश्चन भी हम लोग इसमें करेंगे। साथ ही साथ इसके बाद आपका चैप्टर आएगा परिमेय संख्याएं, है ना, जो P/Q के फॉर्म में होती है, वो क्या होती है, उन पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कितने प्रकार की परिमेय संख्याएं होती हैं, इसके क्या क्या टाइप है, वो हम लोग अगले चैप्टर में सीखेंगे। अभी फिलहाल आपका चैप्टर ये वाला है। ठीक है, ये हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने, आपने देखा होगा कि सभी संख्याओं को हमने रियल, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं और सम्मिश्र संख्याओं में बांटा था। फिर रियल नंबर्स को हम लोगों ने दो भागों में बांटा था, पूर्णांक और आपके दशमलव। ठीक है, फिर पूर्णांक को हम लोगों ने नेगेटिव पूर्णांक, पॉजिटिव पूर्णांक, यानी कि आपके ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक में बांटा था। फिर आपके धनात्मक पूर्णांक को पूर्ण संख्याओं और प्राकृत संख्याओं में हम लोगों ने बांटा था। उसके बाद प्राकृत संख्याओं को इवन नंबर, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये सब कुछ डिटेल में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो देख लिया होगा क्लास 1, जिसमें इंट्रोडक्शन है केवल, वो आप लोगों ने देखा होगा। अब क्लास नंबर 2 हम लोग आज देखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर शुरू करते हैं आज की क्लास। प्राकृत संख्या की डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से इनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कि गणना के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है, यानी कि जिन नंबर्स का कैलकुलेशन के लिए उपयोग किया जाता है, गणना के लिए प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से ये सभी क्या है, प्राकृत संख्या है। और प्राकृत संख्याएं के समूह को n से व्यक्त करते हैं। जैसे 1 2 3 ये नंबर हैं सारे, है ना, n से इनको व्यक्त किया जाता है। और यहाँ पर सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, कभी कभी ऐसा पूछ लेता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तब आप लोगों को आंसर 4 देना है। ठीक है, 4 आप लोगों का राइट आंसर होगा। वो भी क्यों होगा, वो मैं आपको भाज्य और अभाज्य हम लोग जब आप डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि 4 आपकी सबसे छोटी भाज्य संख्या क्यों है और 2 आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्यों है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपके क्वेश्चन थ्योरी बेस पे बनते हैं, मतलब आपके क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले तो बनते ही हैं, साथ ही साथ आपके थ्योरी वाले जिनमें आपकी डिटेल लिखी हुई रहती है कि प्राकृत संख्याएं कहलाती है जिन संख्याओं का उपयोग गणना के लिए किया जाता है, जिन संख्याओं में 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। इस तरीके से आपके क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम होते हैं जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन में कैलकुलेशन से अधिकतर आप लोगों को थ्योरी वाले क्वेश्चन ज्यादा पढ़ाए जाने चाहिए और थ्योरी वाले क्वेश्चन में आप लोगों को ज्यादा करूंगा। अंत में हम लोग ऐसे प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर पेपर में जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी हम लोग इसमें देखेंगे। ये बिल्कुल थ्योरी बेस है, तो आप लोग ये चीजें पढ़ सकते हैं क्योंकि ये भी आप लोगों के क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ सकती है। प्राकृत संख्या में 1 जोड़कर अगली प्राकृत संख्या प्राप्त की जा सकती है ना, ये चीजें पढ़ने की है क्योंकि इनमें
क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपकी सम संख्याएं है ना, सम संख्याओं में एक सम संख्याएं जो है प्राकृत संख्याओं में एक जोड़कर प्राप्त होती है, दो जोड़कर प्राप्त होती है, इस तरीके से वो पूछता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बनता है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं प्राप्त की जा सकती, ये भी आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। वैसे ये पीडीएफ आप लोगों को इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है। ये जो पीडीएफ है इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगी। या इसलिए किसी भी संख्या में एक जोड़कर अगली बड़ी संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। प्राप्त संख्या में जोड़कर उससे अगली बड़ी प्राप्त होगी, लेकिन सबसे बड़ी संख्या प्राप्त नहीं की जा सकती। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है? अनंत है, ठीक है। आरोही और अवरोही आपको पता होना चाहिए कि आरोही का मतलब होता है, आरोही का मतलब होता है ग्रेटर देन, यानी कि बढ़ते क्रम में। आरोही का मतलब आप समझिएगा बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में मतलब आपका 1 2 3 4 5 ये क्या है? बढ़ता क्रम, और इसे आरोही भी कहते हैं। और इसे इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और अवरोही का मतलब होता है दोस्तों घटते क्रम में। अवरोही का मतलब क्या होता है? घटते क्रम में। जैसे 5 4 3 2 1 ये घटता क्रम है, जिसे इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये चीजें पढ़ना है, ठीक है। हम लोग इसमें क्वेश्चन भी करने वाले हैं। पहले ये थ्योरी वाला पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर ले हैं, है ना। बढ़ते क्रम और घटते क्रम आप लोग देख सकते हैं कि ऐसी संख्याओं को बढ़ते घटते क्रम में जमाइए। तो देखो 9 12 13 15 18 27 ऐसे करके बढ़ते क्रम में जमा दी। और इसका साइन इस तरीके से होता है, जिस तरफ मुंह खुला होता है, जैसे यहाँ 5 और 10 लिखा हुआ है, तो जिस तरफ मुंह खुला है वो बड़ी संख्या है। ये जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर घटते क्रम में लिख दिया है 49 31 तरीके से, और जिसकी तरफ देखो जो बड़ी संख्या होगी उसी की तरफ मुंह खुला होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आगे क्वेश्चन में काम आएगा। और सबसे मेन चीज जो प्राकृतिक संख्याएं या फिर प्राकृत संख्याओं में जो फॉर्मूले हमको मदद करेंगे, जिन फॉर्मूलों से हम लोग सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, वो यहाँ पर रहे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके काम आने वाले हैं। अब इनमें आपको सब फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, है ना। आप लोगों को मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला बताऊंगा और उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, जिस फॉर्मूले का नाम है सदाबहार फॉर्मूला, ठीक है। एक फॉर्मूला है ना, एक फॉर्मूला और काम अनेक है इसके, ठीक है। सदाबहार फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं, जो लोग पहले पढ़े हैं उनको पता भी होगा कि पहली संख्या है ना, फिर आपकी आखिरी संख्या बटे 2 आप कर दे तो औसत मिल जाता है प्राकृत संख्याओं में, है ना। कोई भी हो, चाहे सम हो विषम हो, है ना, कोई भी संख्याएं हो, उनमें सदाबहार फॉर्मूला कहता है कि पहली और आखिरी को जोड़ो बटे 2 कर दो तो आपका औसत मिल जाता है, और गुणा कुल संख्या कर दो तो योगफल मिल जाता है, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग देखिएगा सम संख्याएं और विषम संख्याएं। सम संख्याएं ऐसी संख्याओं कहा जाता है जो 2 से डिवाइड होती है ना, जैसे 0 2 4 6 8 10। और यही कहने का एक और तरीका है कि सभी संख्याएं 2 के गुणज होते हैं, मल्टीपल होते हैं। इससे विपरीत विषम संख्याएं ऐसे अंकों कहा जाता है जो 2 द्वारा विभाज्य नहीं होते, 1 3 5 7 9 आदि, ठीक है। तो ये आपकी सम संख्याएं और विषम संख्याएं, इनमें कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन भी करवाऊंगा। जैसे आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली संख्या क्या है। देखो अगर आप किताब में इसका सॉल्यूशन देखने जाओगे तो पहली संख्या वो x लेगा, और सम है तो अगली संख्या x + 2 लेगा, और उससे अगली x + 4 लेगा, और सभी को जोड़ करके बराबर में 24 लिखेगा। लेकिन हमको इतना करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक मेहमान वाली ट्रिक है, ठीक है। मेहमान वाली ट्रिक क्या कहती है कि जितने मेहमान आए हैं उनको बिठा दो लाइन से। जैसे 3 मेहमान यहाँ पर आए हैं तो 3 गद्दियाँ लगा दो, 1 2 3, ठीक है। इनका जो योगफल है 24, उस 24 में भाग जितने का लगा दो, जितनी संख्या है। जैसे 3 का भाग लगाओगे तो 3 से करोगे 3 8 24, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। कि ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है? ये 8 मुखिया कहलाता है परिवार का, ये बिल्कुल बीच में रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में जो योग दिया हो उसमें आप कुल संख्या से डिवाइड कर दो, आपको ठीक बीच वाली संख्या यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। डायरेक्ट आप लोग कर लेंगे, इसमें आप लोगों को ज़्यादा x + 2x ऐसे लिखने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। जैसे एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक क्वेश्चन और दिया कुछ इस तरीके से। मैंने आपको संख्याएं ज़्यादा दे दी, मैंने कहा 7 क्रमागत
अब सम विषम ना बोले तो डायरेक्ट आपको प्राकृत संख्या समझना है। 7 क्रमागत संख्याओं में सभी का योगफल, 7 क्रमागत संख्याओं में सभी का योगफल 147 है, 147 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो आप लोग डायरेक्ट आंसर यहां पर कर सकते हैं। कितने मेहमान आए हैं? 7। ठीक है, तो आप लोगों की 7 संख्याएं रहेंगी, उनमें ठीक बीच वाली कौन सी होगी? 1 2 3 और चौथी संख्या ठीक बीच वाली संख्या होगी जो भाग देने पर हमको मिलेगी। 3 इधर और चौथी संख्या के 3 इधर, तो टोटल 7 हो गई। इन सभी का योग 147 है। तो मैंने कहा 147 में आप लोग भाग लगा दो, कितनी संख्याएं हैं? 7। तो 7 का भाग लगा दो, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो 21 आप लोगों की ये संख्या आ रही है। अब ये 21 है, लेकिन आपको सबसे बड़ी पूछी है, सबसे बड़ी इधर की होती है। तो देखो 22, 23 और 24, 24 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो 24 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर सबसे बड़ी पूछे। कभी कभी वो क्या करता है, ऐसे क्वेश्चन में बोल देता है कि अवरोही क्रम में चौथी संख्या क्या होगी या अवरोही क्रम में पांचवी संख्या क्या होगी। अब आप लोगों को अवरोही क्रम पता होगा, ये सारी संख्याएं तो आपने निकाल ली है ना, कि 21 से इधर आपकी 20 है, 19 है, 18 है, तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये संख्याएं सारी हैं। अब अवरोही क्रम में पूछ ले तो घटते हुए क्रम में आप 24 से इधर लिखेंगे 24, फिर इधर लिखेंगे 23, फिर इधर लिखेंगे 22, फिर 21, फिर आपकी पांचवी संख्या क्या होगी? 20। तो आपको अवरोही क्रम में अगर पांचवी संख्या पूछे तो आपका आंसर 20 होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 20 आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन रहा है। क्लियर है आप लोगों को? इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, आप लोगों को ऐसे उसको सोल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 2 पर आप लोग नजर डालिएगा क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा इसे ध्यान से और करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। अगर 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं जिनका योगफल 80 है, तो सबसे छोटी सम संख्या आप लोग ज्ञात करिएगा। सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगी? तो कैसे करेंगे दोस्तों? तो आपको पता है कि 5 सम संख्याएं उसने दे रखी है, तो आप लोग 5 मेहमान वाली ट्रिक से 1 2 3 4 5 यहाँ पर हम भाग लगाएंगे तो वो संख्या हमको यहाँ पर मिलेगी बिल्कुल बीच में। तो जैसे 80 यहाँ पर आपकी संख्याएं हैं, है ना, 80 योग है और संख्याएं कितनी है? 5 है। तो आप लोग क्या करिएगा मेरे दोस्तों, 5 का भाग लगा दीजिएगा। जैसे ही भाग लगाएंगे 5 एकम 5, 3 बचा 5 30, तो 16 आपकी ठीक बीच वाली संख्याएं हैं और इस 16 को औसत भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो अगर बीच वाली संख्याएं हैं इसको औसत और आप लोग समांतर माध्य भी कहते हैं, समांतर माध्य भी इसको कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये 16 है, तो आपको इधर संख्या 17 नहीं लेनी है, क्योंकि ये कैसी संख्याएं हैं? सम संख्या है। तो ये आपकी 18 होगी, ये इधर आपकी 20 होगी। अगर बड़ी पूछता तो 20 बताते, छोटी पूछाएगा इधर हम लोग चलेंगे तो 16 से पहले 14, फिर इधर आपका 12। तो सबसे छोटी सम संख्या यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा ना दोस्तों, वो बन जाएगा 12, वो बन जाएगा 12। क्लियर है क्या? है ना? तो इस तरीके से आप लोग करेंगे। अब कभी कभी ऐसी पूरी संख्याएं 5 नहीं आएगी, जैसे अगर स्थान आपके, जैसे ये जो संख्याएं हैं ये अगर आपकी विषम संख्याएं दे रखी है, विषम स्थान है, मतलब ये स्थान है ये 5 है, अगर 4 होते तो फिर हम क्या करते? जैसे एक क्वेश्चन देखो, जैसे एक क्वेश्चन पे आप लोग नजर डालो। मैंने आपको बोला, मैंने कहा 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 100 है, 100 है। तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करो। तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करो, सम संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को 4 दिख रही है, तो आप जो भाग लगा के जो संख्या आएगी वो उन 4 में नहीं आएगी, क्योंकि 4 सम संख्याओं में औसत बीच में नहीं आएगा, औसत ऊपर आएगा। ध्यान देना कैसे, जैसे ये आपकी 4 संख्याएं 1 2 3 और 4। अब इनमें ठीक बीच वाली संख्या आप बता सकते हो क्या कि ये बीच वाली? नहीं, क्योंकि इधर 1 छूट रहा है, इधर 2 छूट रहा है। तो आपकी ठीक बीच वाली जो संख्या होगी दोस्तों, वो आपकी यहाँ पर होगी।
ठीक बीच वाली संख्या कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। तो आप 100 में पहले तो भाग किसका लगाओ, जितनी संख्या है, जैसे 4 संख्या है तो आप 4 का भाग लगा दो, तो जो आ रहा है 25 वो यहाँ ऊपर आ जाएगा, क्योंकि 25 इनमें से नहीं है, क्योंकि 25 क्या है, विषम है। और हमारी जो ये 4 संख्याएं हम ले रहे हैं वो कैसी है, सम है। तो 25 के बाद जो सम संख्या आती है वो है आपकी 26, फिर इधर आप 27 ना लेकर के लेंगे 28, फिर इधर आपकी जो आएगी वो है 24, और इससे इधर आएगी 22। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, तो 22 आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब एक तरीका तो ये है, ये शॉर्ट तरीका है जिससे आप आसानी से पता कर सकते हैं। एक और लॉन्ग तरीका है जो आपकी किताबों में दिया हुआ रहता है। आप ये संख्या x मान सकते हैं, इससे अगली x+2 मान सकते हैं, इससे अगली आप x+4 मान सकते हैं, इससे अगली आप x+6 मान सकते हैं, और सबको जोड़ करके बराबर में आप 100 लिख सकते हैं। उससे आपको x का मान पता चल जाएगा जो कि 22 होगा। इससे भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन जरूरी नहीं कि सम संख्याओं के लिए ही हो, विषम के लिए भी आ सकता है। प्राकृतिक संख्याएं, लगातार संख्याएं, क्रमागत, सतत, कुछ भी बोले तो आपको इसी प्रकार से कर लेना है। डायरेक्ट पूरी संख्याओं में जितनी संख्याएं दी हुई है उसका भाग लगा देना है दोस्तों। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने दे रखा है, क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 250 है, 250 है। तो सबसे बड़ी सम संख्या आप लोग याद करिए। तो देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको सम संख्याओं का योगफल 250 दे रखा है 5 संख्याओं का, और आपको सबसे बड़ी पूछा है। तो बड़ा आसान है, 1 2 3 4 और 5, जो भाग देने के बाद पता चलेगी वो बिल्कुल बीच वाली औसत संख्या होगी। तो 250 में आप भाग लगा दीजिए 5 का, जैसे 5 का भाग लगा 5 5 25 यानी कि 50 आया, तो ये संख्या आपकी 50 हो गई। और सारी संख्याएं सम है, इसका मतलब अगली संख्या आप 51 ना लेकर के 52 लीजिएगा, और उससे बड़ी संख्या जो आप लेंगे वो आपकी 54 होगी। और अगर वो आपसे कह रहा है कि सबसे बड़ी सम संख्या, तो आपका आंसर 54 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप लोगों को करना है। क्लियर है क्या? ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोग करेंगे तो आपका आंसर बड़ी ही आसानी से आ जाएगा 54। ठीक है, कभी कभी इनमें आप लोगों को ऐसे भी देता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा वो घुमा करके भी दे देता है कि आप लोगों से बोल देगा कि 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज डाल रहा है कि 5 से विभाज्य 3 क्रमागत संख्याओं का, 5 से विभाज्य 3 क्रमागत संख्याओं का 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 75 है, 75 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे 5 से विभाज्य है, लेकिन 3 संख्याएं कितनी है दोस्तों? 3 है। तो आप कुछ इस तरीके से करेंगे 1 2 और 3। ध्यान रखना, 5 से विभाज्य का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर 5 संख्याएं लिख दो, संख्याएं कितनी है? केवल 3 है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और सभी के योगफल बराबर है 75 के, तो 75 में भाग 5 का मत लगाइएगा, भाग 3 का ही लगेगा। तो 3 का भाग लगाएंगे तो बीच की संख्या आ जाएगी 25। अब अगली संख्या आप 26 लेंगे, 27 लेंगे, या क्या लेंगे वो डिपेंड करेगा यहाँ पर कि 5 से विभाज्य, मतलब ये सारी संख्याएं, जो तीनों संख्याएं हम लिख रहे हैं, ये तीनों आपकी 5 से डिवाइड है, यानी कि ये 5 के पहाड़े में आती है। तो अगर ये 5 × 5 25 है, तो ये 5 × 6 30 होगा, है ना। और इधर 5 × 4 5 चौक 20 होगा। तो आपकी संख्याएं हो जाएंगी 20, 25 और 30। ठीक है, अगर आप इसको x से करना चाहें कि सर हमको x से करना है, तो पहली संख्या अगर आप x लेंगे तो 5 से विभाज्य लिखा होने के कारण हम इसे x + 5 लिखेंगे, और अगली संख्या x + 10 लिखेंगे। ये जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जरूर आप लोग जो है याद रखिएगा। क्लियर है क्या दोस्तों? तो ऐसे आप लोगों को करना है, इस तरीके से आप लोगों को करना है। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आप लोगों को करना है। क्लियर है यहाँ तक? तो ऐसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है।
3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, तो ठीक बीच वाली संख्या क्या है? तो डायरेक्ट यहीं से 3 से डिवाइड कर दो तो ठीक बीच वाली संख्या आपकी 17 आ जाएगी। इसमें कोई भी टेंशन नहीं है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो क्रमागत संख्याओं की बात हो गई। कभी कभी शुरू की यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन ऐसा ना दे करके, इस तरीके से ना दे करके क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लेता है कि जैसे प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है ना। प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? कभी कभी ऐसे भी दे देगा, बहुत बड़ी संख्या भी दे देगा कि प्रथम 113 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 113 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन देता रहता है। बस आप लोगों को एक सदाबहार फॉर्मूला मैंने बताया था, जिसमें आप लोग कर सकते हैं कि पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2, ठीक है। इससे औसत आ जाता है, विषम हो, सम हो, प्राकृतिक हो, है ना। तो 10 विषम संख्याएं लेनी है तो पहली संख्या तो आप 1 ले लेंगे। बस ये गलती मत कर देना कि आखिरी संख्या आप 10 ले लो, क्योंकि विषम बोला है। तो 10 विषम संख्याओं के लिए मुझे 20 तक जाना पड़ेगा, और 20 से 1 कम 19 जो है वो आपकी 10वीं विषम संख्या है। 19 आपकी 10वीं विषम संख्या है। कैसे? पहली विषम संख्या आपकी 1 है, दूसरी विषम संख्या आपकी 3 है, तीसरी विषम संख्या आपकी 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर आपकी 11 है, 13 है, 15 है, 17 है और 19 है। तो 19 आपकी 10वीं विषम संख्या है और पहली ये है। तो पहली आखिरी बटे 2, तो 1 19 बटे 2, तो 19 और 1 20 बटे 2, यानी कि आपका आंसर आपका कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? 10 ही होगा। तो आप इसको डायरेक्ट याद रखिएगा कि जब भी प्रथम n विषम संख्याओं का औसत पूछे, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत पूछे तो n आपका आंसर होता है। जैसे 10 विषम संख्याओं का औसत कितना होता है? 10 होता है। तो प्रथम 113 विषम संख्याओं का औसत भी कितना हो जाएगा? 113 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर है क्या? तो ऐसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहीं पर आप लोग एक चीज और देखिएगा कि विषम में आप लोगों को कुछ भी दे दे तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि प्रथम 23 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 23 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? तो दोस्तों आप लोग डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं कि भैया प्रथम 23 विषम संख्याओं का औसत, तो आपका आंसर डायरेक्ट 23 ही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो विषम कभी भी बोले और प्रथम विषम आपको दिया हुआ रहे या प्रथम n कोई सी भी कितनी भी संख्या हो, प्रथम n विषम संख्याओं का जो औसत होगा वो आपका n ही हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ये वैसे भी आप लोगों को पता होगा। देखो आप लोगों को बहुत सारे दोस्तों को ये सारी चीज पता होगी, लेकिन हम इस चैप्टर में सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे, चाहे वो आपको आती हो चाहे नहीं आती हो, क्योंकि आगे जो चीजें आने वाली है, शेष प्रमेय आपका हो गया या इकाई अंक हो गया, या बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो आप लोगों को बहुत अच्छे से नहीं आते होंगे। उनके क्वेश्चन में आप लोगों के लिए शानदार तरीके से लाऊंगा। हो सकता है ये चीज आपको पता हो, लेकिन मैं ऐसा मान करके पढ़ाऊंगा आपको पूरा सिलेबस कि आपको कोई चीज आती है या नहीं आती है, मैं सारी चीजें इसमें कवर करूंगा दोस्तों, ठीक है। तो सब चीजें आप लोगों को पढ़ना। अब ये तो बात हो गई विषम की। कभी कभी सम संख्याओं का भी पूछ लेता है, सम संख्याओं का भी पूछ लेगा। जैसे आप लोगों से वो दे दे कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो आप लोग कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सदाबहार फॉर्मूला आपका हर जगह काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि आप पहली संख्या ले सकते हैं प्लस आखिरी संख्या ले सकते हैं बटे आप 2 कर सकते हैं। ये आपका हर जगह काम करेगा, चाहे यहाँ सम लिखा हो, चाहे विषम लिखा हो, चाहे प्राकृतिक लिखा हो। तो आप लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे पहली सम संख्या आप देखेंगे तो 2 होती है। पहली सम संख्या जो होती है वो 2 होती है, ठीक है। और आखिरी जो सम संख्या होगी, जैसे 20 सम संख्याएं हैं तो 20 सम संख्याओं के लिए मुझे जाना पड़ेगा 40 तक, क्योंकि 40 जो है, ये जो 40 है ये मेरी 20वीं सम संख्या है।
है, ये मेरी 20वीं सम संख्या है। तो आखिरी संख्या 40 लूंगा, बटे 2 करूंगा, तो 40 और 2 42, 42 बटे 2, यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से एक चीज ध्यान रख सकते हैं कि जब भी 20 सम संख्याओं का औसत पूछे तो 21 बताना है, 10 सम संख्याओं का औसत 11 होगा, 25 सम संख्याओं का औसत 26 होगा। तो सम संख्याओं में n+1 लगेगा, ठीक है। तो दो चीजें आप लोगों को याद रखनी है सम और विषम में, जिसे मैं यहाँ पर बताऊं कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत जो होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का जो औसत होता है वो n ही होता है। जैसे 10 विषम संख्याओं का औसत 10, 20 विषम संख्याओं का औसत 20, 25 विषम संख्याओं का औसत 25, कुछ भी बोल दे। प्रथम 1008 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो प्रथम 1008 विषम संख्याओं का औसत 1008 होगा। क्लियर है। और एक और चीज आपको ये ध्यान रखना है कि प्रथम n सम संख्याओं का जो औसत होता है, प्रथम n सम संख्याओं का जो औसत होगा वो आपका हो जाएगा n+1, यानी कि 10 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, 11। प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, 21। प्रथम 43 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, 44। तो आप लोगों को सम दिखते ही n+1 करना है, विषम आपकी वही रहेगी। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। वैसे ये आपको ऊपर जो मैंने फॉर्मूले बताए थे उसमें आप लोगों को ये चीज मिल जाएगी बहुत अच्छे से। क्लियर है, आप लोगों को आसानी से आप लोग समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को ये चीज करना है मेरे दोस्तों। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। और कौन सा क्वेश्चन बच रहा था ये देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 देख ला। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? देखो 5 विषम संख्याओं का योगफल 145 है, तो ठीक बीच वाली संख्या आप निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 5, और 5 से भाग लगाएंगे, बिल्कुल बीच वाली आ जाएगी। 5 दूनी 10 और 4 बचा, 5 कम 45, तो बीच वाली संख्या 29 है। और ये सभी संख्याएं कैसी हैं? विषम संख्या है। विषम है मतलब एक छोड़ करके, 29 में एक छोड़ा 30 31, फिर एक छोड़ा 33, फिर इधर की बात करूं तो 29 में एक छोड़ा इधर 27, 27 में एक छोड़ा 25। तो सबसे छोटी विषम संख्या पूछी तो 25 आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 25 सबसे छोटी विषम संख्या हो जाएगी इन 5 क्रमागत संख्याओं। क्लियर है क्या दोस्तों? तो ऐसे आप लोग जो हैं इनको बड़ी ही आसानी से, बड़े ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, कर सकते हैं इसको। क्लियर है क्या दोस्तों? ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखिएगा क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगी? तो आप लोगों को पता है 1 2 3 4 5, और 5 संख्या है तो 5 का ही भाग लगाना है, आपको मिल जाएगा 11। और इससे बड़ी इधर आप देखेंगे 13, इधर 15, तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगी? इनमें 15 हो जाएगी। नो डाउट आपको क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन बड़े आसान हैं, इनको आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़े और अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखें, तो यहाँ पर आपका अगला कॉन्सेप्ट जो आता है वो पूर्ण और पूर्णांक का आता है, ठीक है। आपके पूर्ण और पूर्णांक का कॉन्सेप्ट आता है। पूर्ण में आप लोग ध्यान रखिएगा, होल नंबर्स एवं ऋणात्मक संख्याओं के साथ मिलकर जो संग्रह बनाते हैं उन्हें पूर्णांक कहलाता है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, जैसे पूर्ण और पूर्णांक में ये फर्क है कि पूर्ण संख्याएं जो हैं वो आपकी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं लेती, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक में पूर्ण संख्याएं नहीं होती, पूर्ण आपकी 0 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक। लेकिन पूर्णांक में आप लोग जो है पूर्णांक के अंदर ये सब कुछ लेते हैं, -3 -2 -1, फिर 0 1 2 3, मतलब ऋणात्मक। ये वैसे भी हम लोगों ने अभी जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, इससे ऊपर वाला जो वीडियो क्लास नंबर 1, उसमें इनको बहुत अच्छे से देख लिया था। पूर्ण और पूर्णांक का कॉन्सेप्ट हमको बहुत अच्छे से आता है। अब बात करते हैं, इसमें आप लोगों को इस तरीके से पता चल भी जाएगा। जैसे पूर्णांक संख्याएं तो सारी होती है, यहाँ से यहाँ तक पूर्णांक होती है। इधर आपके धनात्मक पूर्णांक होते हैं जो 1 2 3 हैं, और 0 से लगाकर इधर की संख्या पूर्ण संख्याएं होती है, और 1 से लगाकर इधर की प्राकृत होती है, और इधर आपके ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो ये वैसे भी PDF आपको मिल जाएगी, आपको ये सारी चीजें आपके पास ही रहने वाली है, ठीक है। तो इस वीडियो के जस्ट नीचे आपको PDF मिल जाएगी। जैसे उससे पहले जो आपकी क्लास है, क्लास नंबर 1 है, उसमें आप लोगों को क्लासिफिकेशन, उस क्लासिफिकेशन की PDF उसके जस्ट नीचे है। और
ये जो वीडियो है क्लास नंबर 2 है, इसकी पीडीएफ इसके जस्ट नीचे आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका बहुत अच्छा है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं के क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं, देखो अभाज्य संख्याओं की परिभाषा अगर हम लोग देखें, जो आप लोग परिभाषाओं में आप लोगों को क्वेश्चन बनेगा, तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं हैं जिसमें केवल दो गुणनखंड हो, जिसमें केवल दो गुणनखंड हो, जिसके केवल दो गुणनखंड हो, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। या एक और इसका परिभाषा बनती है कि जिन संख्याओं में केवल एक और खुद स्वयं का भाग जाए, केवल एक और खुद का भाग जाए, वो संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, भाज्य संख्याओं और अभाज्य संख्याओं में यही फर्क होता है कि अभाज्य संख्याएं वर्सेस भाज्य संख्याएं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, जिनके केवल दो फैक्टर्स हो, जैसे 2 हो गई, 3 हो गई, है ना, आपकी 7 हो गई, 11 है ना, 43 हो गई, है ना, 47 हो गई। इनमें आप देखोगे 2 में केवल एक और खुद 2 का भाग जाता है, 3 में केवल एक और खुद 3 का जाता है, 7 में केवल एक और खुद 7 का जाता है, 11 में केवल एक और खुद 11 का जाता है, 43 में केवल खुद एक और 43 का जाता है, 47 में केवल एक और 47 का जाता है। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना है कि जिन संख्याओं के केवल दो फैक्टर हो, यानी कि केवल दो गुणनखंड हो, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। साथ ही साथ अब भाज्य संख्याओं में यह होगा कि जिन संख्याओं के तीन या तीन से अधिक गुणनखंड हो, 3 या 3 से अधिक फैक्टर्स हो, उन संख्याओं को भाज्य कहा जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा, इसीलिए आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि एक जो संख्या है, इस एक को ना तो भाज्य में गिना जाता है, ना इस एक को अभाज्य में गिना जाता है। उसका कारण यही है कि अभाज्य संख्याओं के लिए क्वालिटी ये चाहिए कि दो फैक्टर होने चाहिए। अब एक का तो केवल एक ही फैक्टर है, तो ये अभाज्य में आने से रहा। और भाज्य संख्याओं के लिए शर्त ये है कि 3 या 3 से अधिक फैक्टर होने चाहिए, तो आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। इसीलिए हम एक को भाज्य संख्या नहीं लेते हैं। और कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। तो इसमें ऑप्शन आपके 1, 2, 3, 4 आते हैं, और बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 लगा करके आ जाते हैं, जबकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य और एकमात्र सम संख्या, एकमात्र सम भी है, एकमात्र सम संख्या जो भाज्य है वो 2 है। ठीक है, और 3 से अधिक फैक्टर हो वो संख्याएं भाज्य कहलाती है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, भाज्य संख्याओं में 3 से अधिक फैक्टर होने का मतलब यह है, जैसे भाज्य संख्याओं की बात करूं तो कोई भी भाज्य संख्या आप ले लो, 4 ले लो, ठीक है, आप 6 ले लो, ठीक है, चाहे आप 10 ले लो, 10 भी आपकी भाज्य है। कोई भी भाज्य संख्या आप ले सकते हो, जैसे आपने 12 ले लिया, तो इनके आप लोगों को देखना है 3 से अधिक फैक्टर है या नहीं। तो देखो, एक आपके 4 में 1 का भाग भी जाता है ना, 1 का भाग भी जाता है, 2 का भाग भी जाता है, और खुद 4 का भाग भी तो जाता है। तो आपके 4 के देखो 3 फैक्टर हैं। उसने कहा कि 3 या 3 से अधिक फैक्टर हो वो संख्याएं भाज्य कहलाती। इसीलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर पूछे, सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर वो पूछे, तो आपको जवाब देना है 4। ठीक है मेरे दोस्तों, सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछे 4। जैसे 6 में आप देखो, 6 में 1 का भाग जाता है, 1 का सब में ही जाता है, 2 का भी जाता है, इसमें 3 का भी जाता है, और खुद 6 का भी जाता है। तो देखो 3 या 3 से अधिक फैक्टर हो वो आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। अब 10 की बात कर लो, 10 में भी आपका 1 का भाग भी जा रहा है, और कहो तो 2 का भी जा रहा है, कहो तो इसमें 5 का भी जा रहा है ना, और खुद 10 का भी जा रहा है। तो 3 या 3 से अधिक फैक्टर जिनके होंगे वो आपकी भाज्य संख्याएं कहलाएगी। ठीक है, और 12 को तो देखो, इसमें 1 का भाग भी जा रहा है, ठीक है, आपके 2 का भाग भी इसमें जा रहा है, आप देखो इसमें 3 का भाग भी जा रहा है, इसमें आप देखो 4 का भाग भी जा रहा है, इसमें आप देखो 6 का भाग भी जा रहा है, इसमें आप देखो 12 का भाग भी जा रहा है। तो 3 या 3 से अधिक फैक्टर जिनके होंगे वो भाज्य संख्या, और जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर होंगे, जिनके एग्जैक्ट फिक्स
दो फैक्टर ही होंगे, वो आपकी संख्याएं क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब अभाज्य संख्याओं में कभी कभी क्वेश्चन आपके कुछ फेवरेट क्वेश्चन बनते हैं, कुछ फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम वाले के जो आपसे हमेशा वो पूछता रहता है, वो मैं आपको लाइन से यहाँ पर बता भी देता हूँ कि जो फेवरेट क्वेश्चन है, जो रिपीटेडली आपने बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन देखे होंगे अभाज्य संख्याओं के, वो आपके कुछ इस प्रकार से है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन वो बनाता है कि 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये क्वेश्चन उसका फिक्स है, बनता ही बनता है। तो आप इसमें डायरेक्ट आंसर याद रखिएगा कि 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा छोटा करके वो बोल देगा कि 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 1 से 50 तक आप लोग याद रखिएगा कि 15 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 50 तक कितनी होती है, 15 अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, अब आगे आप लोग देखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो आप लोगों को पता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो आपकी 2 होती है। आप लोग याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, और है ना, कभी कभी ये भी पूछता है कि प्रथम इसका फेवरेट क्वेश्चन है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इनमें आप लोग पहले आखिरी बटे 2 नहीं कर सकते। ये जो अभाज्य संख्याएं हैं इनमें आपका अंतर समान नहीं है, मतलब इनमें जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। जैसे 2 और 3 में एक ही है, लेकिन 3 और 5 में डिफरेंस 2 का है, तो ऐसे आपका इनमें अंतर सेम नहीं है, इसलिए हम पहली आखिरी बटे 2 नहीं कर सकते। इसमें आपको सभी 10 अभाज्य संख्याएं जोड़ना पड़ेगी, बटे 10 करना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर आप लोगों का बनेगा वो आप लोग याद भी रख सकते हैं और आप कर भी सकते हैं, सोल्व भी कर सकते हैं, पर आप याद रख ले तो अच्छा होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछ लेता है, डायरेक्ट बता देना है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत 12.9 होता है, 12.9 होता है। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो सभी अभाज्य संख्याएं लेंगे, प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं लेंगे आप, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 29, इन सभी को लेंगे। ये सारी 10 संख्याएं हैं, बटे 10 करेंगे, सबका योग 129 आएगा, बटे 10 करोगे इसलिए 12.9 आएगा। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो। अब कभी कभी इनमें ये भी वो पूछता है, कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है ना, सबसे छोटी होगी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। हाँ, कभी कभी बोलता है कि 2 अंकों की, कभी कभी यूं बोल देता है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 97। ठीक है, 99 भी ऑप्शन में देगा, लेकिन 99 अभाज्य नहीं है, जो 99 है वो आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये मेनली जो आपके अभाज्य संख्याओं में उसके फेवरेट क्वेश्चन हैं जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं, वो आपके ये हैं। ठीक है, अब ये चीज में आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है। कम से कम 1 से 100 तक, कम से कम आपको 1 से 100 तक आपको संख्याएं याद रखना ही है, ताकि आप लोगों के कोई सा भी क्वेश्चन बने तो आप लोग ध्यान रखें, है ना, कोई सा भी क्वेश्चन आपका बने तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अभाज्य संख्याओं में कुछ क्वेश्चन देता हूं। जैसे कभी कभी वो क्वेश्चन दे देता है, जैसे मान लो बोले कि 47 फिर x y z, है ना, ये फिक्स क्वेश्चन आपको बनता ही बनता है। कभी कभी दे देता है कि 47 x y z 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं, 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं, है ना, तो y बराबर क्या होगा ये आप लोगों से पूछ लेता है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा, वैसे आप लोगों को पता ही होगा अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है ना, ये आप लोगों को पता होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, 47 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है, कभी आपका मन ऐसा हो जाए कि सर मैं 49 ले लूं, तो दोस्त 49 जो है वो 7 में 7 का भाग जाता है, तो 49 आपकी अभाज्य संख्या नहीं होगी, मतलब x का मान आपका 49 नहीं होगा। फिर आपका मन 49 से 50 पे नहीं जाएगा, 50 आपको पता है डिवाइड होती है, आपका मन करेगा सर 51 ले ले,
है ना। जिनको पता है वो तो पता ही है 51 नहीं है, लेकिन जिनको नहीं पता है बता दूं 51 जो है वो आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 3 का भाग जाता है, 17 का भाग जाता है और 5 और 1 6 हो रहा है। तो जिन संख्याओं का योगफल 3 का गुणा जाता है वो 3 से डिवाइड होती है, ठीक है। तो x का मान आपका 51 भी नहीं हुआ। 51 के बाद आती है 53, तो 53 आपकी अभाज्य संख्या होगी, यानी कि x बराबर आप 53 लिखेंगे। फिर y, इसके बाद 53 के बाद आपका मन करेगा 55 लेने का, लेकिन 55 मैं आपको बता दूं वैसे भी पता चल ही रहा है 55 5 से डिवाइड हो रही है, 11 से भी हो रही है। फिर आपका मन 57 का करेगा कि सर 57 आपकी अभाज्य संख्या होगी, तो y बराबर 57 आप बता देंगे। नहीं नहीं, 57 भी आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि मैंने बोला 5 और 7 का योगफल 12 हो रहा है। जब हम लोग आगे जो आपका टॉपिक आएगा विभाजिता के नियम, विभाजिता का नियम हम लोग पढ़ेंगे, उसमें आप लोग देखिएगा, विभाजिता के नियम में आप लोग देखिएगा कि कोई संख्या किसी से कैसे डिवाइड होती है। तो 57 5 और 7 12, तो 12 3 के पहाड़े में आता है, मतलब ये 3 से डिवाइड है, मतलब 57 आपकी अभाज्य नहीं है, तो y बराबर 57 नहीं होगा। फिर आप 59 लीजिएगा, 59 आपकी अभाज्य संख्या है, तो y की वैल्यू 59 हो जाएगी, ठीक है ना। इस प्रकार से तो y का आपका आंसर आ जाएगा y बराबर 59। तो आप लोग आंसर कर देंगे डायरेक्ट ऑप्शन में से कोई सा 59 जो दिखेगा उसको आप लोग टिक कर देंगे और आंसर कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपके अभाज्य संख्याओं के क्वेश्चन बनते हैं, और आपको पता भी होना चाहिए कि 1 से 100 तक आपकी ये अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। ये आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पर मेरे इस साइड पे आप लोगों को दिख रही होगी कि 1 से 100 तक आपकी विभाज्य संख्याएं ये रही, ठीक है। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा इनको, ठीक है। और ये किसी से भी डिवाइड नहीं होती, ये 1 से या खुद से डिवाइड होती है, ये आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। और ये कितनी है तो आप गिन करके भी देख सकते हैं। ये जो 1 से 100 तक है ये सारी आपकी टोटल ये मिला के 25 संख्याएं हो रही हैं, ठीक है। ये आपकी टोटल 25 संख्याएं हो रही हैं। और आपको क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, वो बोल देगा 80 से 100 के बीच, 80 से 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल बताइए, 80 से 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल बताइए। तो आपको यहाँ पर 80 से 100 के बीच इन 3 संख्याओं को जोड़ लेना है, क्योंकि 100 तक में 91 भी आपकी अभाज्य नहीं है, 93 भी आपकी अभाज्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, आपकी 91 की लाइन में केवल 97 आपकी अभाज्य संख्या है। तो कोई सा भी क्वेश्चन बने आपको ध्यान रख लेना है कि कैसे अभाज्य संख्याओं को पता करते हैं, ठीक है। और आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि अभाज्य संख्याओं की पहचान कैसे करते हैं, कि कौन सी संख्या अभाज्य है कौन सी नहीं है, तो उसकी पहचान करने की भी ट्रिक है। अभाज्य संख्याएं कैसे पहचाने, ठीक है, अभाज्य संख्याएं कैसे हम पहचाने, तो ये आप लोगों की इसकी ट्रिक है कि अभाज्य संख्याएं कैसे आप पहचानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या आपसे पूछ ले, मान लो पूछ ले कि 127 आपकी अभाज्य संख्या है या नहीं है। आपको अगर चेक करना हो कि निम्न में से अभाज्य संख्या पहचानिए, 127 को चेक करना है, तो चेक कैसे करेंगे। तो अगर आप लोगों को पता हो, तो मैंने आपको यहाँ पर ये चीज बताइए 127 को कैसे पता हो, तो आपको अगर पता हो कि स्क्वायर रूट कैसे पता करते हैं या स्क्वायर रूट क्या होते हैं, वो अगर आपको पता है ना, किसी संख्याओं का वर्ग, जैसे आपको पता है कि 127 के आसपास कोई वर्ग आपको पता है कि किसी संख्याओं का वर्ग पता है क्या, तो आप कहेंगे जी हमको पता है 11 का स्क्वायर होता है 121, है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो स्क्वायर रूट है, जैसे 127 स्क्वायर रूट 121 के पास में है, तो 121 के स्क्वायर रूट 11 के पास में है, तो 11 से छोटी संख्या है, जैसे 11 से छोटी संख्या अभाज्य कौन सी है, 11 से 9 नहीं है, 7 है, ठीक है। 7 के बाद आपकी एक 5 है, 5 के बाद आपकी 3 है और 2 है। अब 11 7 5 2 इनमें से किसी से ये डिवाइड है तो ये अभाज्य नहीं है, और अगर किसी इनसे डिवाइड नहीं होती है तो आपकी अभाज्य संख्या है। 11 से डिवाइड हो रही है, 11 कम 11, फिर एक बचा नहीं हो रही है, मतलब ये अभाज्य नहीं है, ठीक है। 7 से डिवाइड हो रही है, 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचा 5, तो 57 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। 5 से होगी, नहीं होगी। 7 2 9 और 1 10, 3 से हो रही है, 2 से हो रही है, तो ये 127 आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है। अगर इनमें से किसी से नहीं होती है तो अभाज्य संख्या है। जैसे मैं आप लोगों से कह दूं, जैसे मैंने कह दिया कि आप यूं बताओ कि 731 आपकी अभाज्य संख्या है कि नहीं है। 731 जो है आपकी अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो वो चेक करने का मैंने आपको बताया है कि इसमें 731 के आसपास कोई स्क्वायर रूट है क्या, मतलब किसी संख्या का स्क्वायर है क्या। तो आप कहते हो कि जी यहाँ पर आपके
27 का स्क्वायर है 729, 27 का स्क्वायर है 729 जो इसके पास में है। अब 27 के पास में है तो 27 से छोटी अभाज्य संख्या जितनी भी है उनसे आप भाग लगा के देख लो। 27 से छोटी अभाज्य संख्या आपकी कौन सी है? एक तो 23 है, 23 का भाग जाता है कैश में और वो लगा के देख लो आपकी। फिर 23 के बाद अगर आप देखो इधर तो 19 से भाग लगा के देख लो, 19 का भाग जा रहा है क्या? 17 का जा रहा है क्या? 13 का जा रहा है क्या? 21 का जा रहा है क्या? 11 का जा रहा है क्या? तो आप लोग ये लगा के देख सकते हो 11 का जा रहा है क्या? 7 का है ना, 5 का है ना, 3 का, इनमें से किसी का भी भाग जा रहा हो तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अगर किसी का नहीं जा रहा है तो ये अभाज्य संख्या है। तो ये आपको पहचान करने की ट्रिक है कि उसके पास का स्क्वायर देख करके उससे छोटी अभाज्य संख्याओं का भाग लगा के देख लो। ज्यादा संख्याओं का भाग लगाने के देखने की जरूरत नहीं है। अगर अभाज्य का ही नहीं जा रहा है तो फिर दूसरी का तो जा ही नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? अब हम लोग देख लेते हैं कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सहअभाज्य, इनका नाम जरूर अभाज्य आ रहा है लेकिन जरूर नहीं कि इनमें जो संख्याएं वो अभाज्य हो। ठीक है, को प्राइम नंबर्स, ये धोखेबाज संख्याएं होती हैं। को प्राइम नंबर्स जिनको हम कहते हैं वे धोखेबाज होती हैं, उनमें कभी कभी अभाज्य संख्या नहीं भी होती है। ठीक है, नाम जरूर सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब होता है दो संख्याओं का जोड़ा, दो संख्याओं का जोड़ा जो आपस में सहअभाज्य हो, या फिर हम इसको ऐसे कहते हैं जिनका HCF 1 हो, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो, जिन दोनों में केवल एक का भाग जाता हो। जैसे आपके सामने है 3 और 4। अब 3 और 4 ऐसी संख्याएं हैं, इनको हम लोग सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। 3 और 4 सहअभाज्य इसलिए है क्योंकि इनमें कॉमन केवल एक है। आप कहोगे सर ये जो 4 है इसमें 2 का भी तो भाग जा रहा है, लेकिन मैं कहूंगा कि इसमें आप लोगों को 3 में भी लगा के देखना है। 3 में 2 का जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो आपकी 3 और 4 जो है वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, और इनमें HCF क्या होता है? 1 होता है, मतलब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। अब आपके सामने में कुछ संख्याएं लिखता हूं, आपको पहचानना है कि ये सहअभाज्य है या नहीं। जैसे मैंने लिखा 12 और 15, ये सहअभाज्य है क्या? आप लोगों को बताना है ये सहअभाज्य है क्या। तो आपको मन में कर लेना है कि इन 12 और 15 में एक के अलावा कोई ऐसी संख्या है क्या जिससे भाग जा रहा है? तो आप 2 का देखते हो, 2 का भाग जा रहा है, इन दोनों में नहीं जा रहा है। लेकिन आप जैसे ही 3 पर आते हो, आप कहते हो 3 का भाग 12 में भी जा रहा है, 3 चौक 12, और 3 का भाग 15 में भी जा रहा है। तो ये आपकी सहअभाज्य नहीं होगी। सहअभाज्य वो होगी जिनमें केवल एक का ही भाग जाएगा दोनों में। ठीक है, ऐसे ये आपको समझ। अब इनमें कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बनता है, इसमें आपको एक चीज याद रखना है, वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। गुणनफल बराबर लघुत्तम समापवर्तक, गुणनफल बराबर लघुत्तम समापवर्तक या LCM। ठीक है ना, इनका मल्टीप्लाई, इनका जो मल्टीप्लाई होता है सहअभाज्य संख्याओं का वो बराबर होता है उन संख्याओं के LCM के। जैसे हम बात करें 3 और 4 की, तो 3 और 4 का जो मल्टीप्लाई होगा वही 3 और 4 का LCM भी हो जाएगा। जैसे 3 और 4 का मल्टीप्लाई 12 होता है तो 3 4 का LCM भी तो 12 होता है ना। तो आप लोगों को बस इतना सा इसमें केवल ये चीज आप ध्यान रख लो कि जो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं उनका गुणनफल जो होगा वो बराबर लघुत्तम समापवर्तक के होगा। बस इतना सा आप लोग याद रख लो, आप लोगों के क्वेश्चन बन जाएंगे। ज्यादा आप लोगों को इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप सहअभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें आपका HCF 1 होता है, जिनमें HCF आपका 1 होता है, साथ ही साथ उनका गुणनफल उनके लघुत्तम समापवर्तक के बराबर होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है क्या? तो ऐसे आप लोगों को ध्यान रखना। अब इनमें क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कभी कभी कि जैसे क्वेश्चन वो बोल देगा कि दो सहअभाज्य संख्याओं का, दो सहअभाज्य संख्याओं का, दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, 117 है। तो उन संख्याओं का LCM या लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। ठीक है, तो मैंने जो आपको अभी बता दिया है वो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो कि भैया जो गुणनफल होगा वही LCM होगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वो डायरेक्ट बन जाएगा कि इसका LCM भी क्या हो जाएगा, इसका LCM भी 117 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई है। क्लियर है क्या दोस्तों? तो ऐसे आप लोगों को करना है, इस तरीके से आप लोगों को करना है। क्लियर है? बहुत आसान।
ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग करना है, ठीक है। हाँ, तो यहीं तक था आज का सेशन। इसके अलावा अगर ये क्लास आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, कभी हो सकता है डेमो के लिए हम लोग यूट्यूब पे इसको डालें, तो आपके लिए सुविधा शिक्षक वर्ग 2 जो आपकी एग्जाम आने वाली है, या आप लोग इसमें अगर मैथ्स सब्जेक्ट लेते हैं, वो वैसे तो ये वीडियो आप ऐप में पढ़ रहे हैं, आपके लिए नहीं है ये बात, है ना। ये उनके लिए जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे दोस्त यूट्यूब पे देख रहे हो डेमो के रूप में, तो ये आपके पेड कोर्स का डेमो है। मैथ्स स्पेशल हम लोग पढ़ रहे हैं, एमपीटेट ग्रेड 2 मैथ्स स्पेशल, जो 60 अंक की आपकी गणित आएगी, उसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें ये पेड कोर्स है, वैलिडिटी 1 साल की है और इसकी प्राइस 499 है। जिनको भी ज्वाइन करना है वो लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें, ऐप के अंदर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग अगर डेली की क्लास देखना चाहते हैं तो डेली क्लास 8 बजे यूट्यूब पे होती है ना। और इसके अलावा कोर्स ज्वाइन करना है, कोई समस्या आ रही है, ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है ना, ऐप में स्टोर ऑप्शन नहीं आ रहा है, या पेमेंट किसी और से करवाना है, तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9893800651 पे, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको कोई भी समस्या हो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, क्लास नंबर 3, और ऐसे करके हमारी सारी क्लासेज आएगी। जो लोग ऐप में पढ़ रहे हैं उनके लिए आपके ये सारे टॉपिक होंगे। अब हम लोग आगे विभाजिता के नियम या शेषफल प्रमेय या इकाई अंक, कुछ इस तरीके से सारे ये टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद परिमेय संख्याओं को पढ़ने के लिए हम लोग भिन्न वाला चैप्टर पूरा पढ़ेंगे, है ना। फ्रैक्शन वाला पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हम लोग गुण के आधार पर कितने प्रकार के भिन्न होती हैं, है ना। और फिर हम लोग परिमेय संख्याओं के गुणधर्म देखेंगे, है ना, कि प्लस माइनस योग गुणा में कैसे क्या चीजें होती है। बहुत अच्छा कंटेंट आपका आगे मिलने वाला है, ठीक है। तो ऐसे करके सारी क्लासेस आपकी रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। चलिए थैंक यू सो मच। अगर यूट्यूब पे देख रहा हो तो लाइक कर देना, देख रहे हो तो लाइक कर देना, क्लास में कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी अगर ऐप में पढ़ रहे हो तो आपके आगे क्लासेस आती जाएगी इस प्रकार से, क्लास 1 क्लास 2 ऐसे करके नंबर सिस्टम पूरा होगा, फिर फ्रैक्शन, ऐसे करके अलजेब्रा, आपके सारे टॉपिक कंप्लीट होंगे। धन्यवाद, ठीक है। चलिए वीडियो देखने के लिए पूरा आपको धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद दोस्तों।